हाय सो यू गाइज नो अभी नेपाल में एंटी करप्शन प्रोटेस्ट हुए जिसके बाद नेपाल की सरकार गिर चुकी है। अब इंडियन मीडिया का इस पूरे इंसिडेंट पे रिएक्शन काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड था। जैसे ही नेपाल प्रोटेस्ट की न्यूज सर्कुलेट होने लगी वैसे ही एक नैरेटिव भी सर्कुलेट होने लगा कि कैसे ये प्रोटेस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और एंटी नेशनलिस्ट एलिमेंट्स की वजह से ये हो रहे हैं। प्रोटेस्ट में होने वाली वायलेंस को एग्जैजरेट किया गया, वन साइडेड वीडियोस चलाई गई और ये लोग तो फेक न्यूज सर्कुलेट करने से भी पीछे नहीं हटे। जैसे आप सबने ये न्यूज सुनी होगी कि प्राइम मिनिस्टर की जो वाइफ है उसको जिंदा जला के मार दिया गया। एक बार के लिए तो मैं भी इस बात पे यकीन करके बैठी थी, लेकिन वो तो बाद में पता चला दैट इट्स नॉट ट्रू। प्राइम मिनिस्टर की वाइफ मरी नहीं है, शी इज अलाइव। अब इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से जब ये नेपाल में ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग कर रहे थे तो वहां पे इनकी बहुत ज्यादा खातिरदारी हुई है। इनफैक्ट नेपाल के लोगों ने तो थाली बजा के इनका स्वागत किया। There's more to the narrative. इनका कहना तो ये भी है कि जो प्रोटेस्ट हुए नेपाल में वो सभी अमेरिका की साजिश थी। There is an American angle behind what has happened in Nepal. These two have made a video about it कि कैसे ये अमेरिकन डीप स्टेट ने फंड किए थे प्रोटेस्ट इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज में इंस्टेबिलिटी लाने के लिए। ये प्रोटेस्ट जेन्युइन है या इन्हें डीप स्टेट फंड कर रही है? और अमेरिका चाहता है कि ऐसी सिचुएशन इंडिया में भी आ जाए। So what makes you think कि CIA भारत में यही सेम चीज नहीं करेगा? ये वीडियो देखने के बाद मेरा रिएक्शन था Rubbish YouTuber. You have no idea. You sit behind a chroma screen, make videos. What do you know about what's happened in Nepal? This is what I like to call crap because it is. क्योंकि बांग्लादेश के तख्ता पलट के एक साल बाद वही घिसी पिटी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये फिर से लेके आ चुके हैं। और मेरा तो इस पे कुछ भी बोलने का भी मन नहीं था, लेकिन बोलना जरूरी है क्योंकि जब ऐसी थ्योरीज को पुश किया जाता है तो लोगों का ध्यान जो रियल इश्यूज हैं उन पे नहीं जाता। सबसे पहले तो ये बोलना कि ऐसे इंटरनल कन्फ्लिक्ट सिर्फ इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज में हो रहे हैं इज वेरी स्टूपिड एंड डिलूजनल, क्योंकि दुनिया में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं विच आर फेसिंग द सेम thing. There are countries like Ukraine, Serbia, Slovakia, Belarus and even France जहाँ के लोग अपनी करप्ट गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं इस टाइम पे। और वो लड़ इसलिए नहीं रहे क्योंकि उनको इस चीज के पैसे मिलते हैं या फंडिंग मिलती है। No, they are fighting for a better future. अभी जो अमेरिका वाला एंगल पुश किया जा रहा है, There is an American angle. Let's talk about that. See, it's true कि अमेरिका ने लगभग $900 million नेपाल को दिए हैं as a foreign aid since the year 2020. But that funding is publicly documented. वो पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से फंडिंग करी गई है for things like roads, electricity, health and overall development of Nepal. उस पैसे को कहाँ पे यूज किया गया था उसका तो पूरा रिकॉर्ड पब्लिकली अवेलेबल है, लेकिन अमेरिकन फंडिंग को नेपाल प्रोटेस्ट में यूज किया गया उसका सबूत कहाँ है? आप ढूंढते रह जाओगे लेकिन आपको प्रूफ नहीं मिलेगा बिकॉज इट डजंट एग्जिस्ट। ना तो इस चीज का प्रूफ है कि फॉरेन एड के पैसे को प्रोटेस्ट में यूज किया गया था और ना ही अमेरिका की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का कोई प्रूफ है। एंड व्हेन यू बिलीव इन समथिंग व्हिच इज बेस्ड ऑन अजम्पशंस नॉट फैक्ट्स, दैट्स अ थ्योरी। और ये लोग दुनिया जहान की उल्टी सीधी थ्योरीज बना सकते हैं rather than acknowledging the fact कि नेपाल की सरकार करप्ट थी। अभी करप्शन वर्ड सुनने में छोटा लगता है बट इट्स अ रूट कॉज ऑफ व्हाट हैपेंड इन नेपाल। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि नेपाल में प्रोटेस्ट सोशल मीडिया बैन की वजह से शुरू हुए, बट द रियलिटी इज दे वर द रिजल्ट ऑफ years of neglect and frustration. One of the major problems in Nepal is the wealth gap. वहाँ के जो अमीर लोग हैं जिनमें पॉलिटिशियंस, उनके बच्चे और रॉयल फैमिली के लोग आते हैं, उनकी लाइफ और आम जनता की लाइफ में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ नेपाल की 20% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन जा चुकी थी, यानी कि लाखों लोग ऐसे थे जो अपने लिए पेट भर के खाना तक अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वहीं पे वहाँ के एलीट्स 5 स्टार या 7 स्टार रेस्टोरेंट्स में एक्सपेंसिव खाना खाते। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हालात इतने खराब हो चुके थे कि लोग लेबर जॉब्स करने पे मजबूर थे इवन व्हेन दे वर एजुकेटेड, एंड द वेज रेट वाज सो अनफेयर। 8 से 10 घंटे काम करने पे भी उनको 1 या 2,000 रुपए मिलते। इन सारी चीजों से तंग आके बहुत सारे लोगों ने तो कंट्री को ही छोड़ दिया। देयर वर 3.5 मिलियन पीपल हु माइग्रेटेड। 17 to 20% पॉपुलेशन वहाँ की नॉन रेजिडेंट है। किड्स इन नेपाल आर ग्रोइंग अप विदाउट पेरेंट्स क्योंकि उनके पेरेंट्स दूसरी कंट्री में जाके काम करने पे मजबूर हैं टू मेक अ लिविंग। 10,000 नेपालीज ने अपनी
अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए रशियन आर्मी तक ज्वाइन कर ली, यानी कि वो पैसे कमाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं कर रहे। कॉमन पीपल आर नॉट प्रिविलेज्ड टू सेलिब्रेट अ हॉलिडे, लेकिन वहीं पे पॉलिटिशियंस के बच्चे लुई विटॉन, कार्टियर, गुच्ची का क्रिसमस ट्री बना रहे हैं। वहाँ के विलेजेस के लोगों को बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल रही। नेपाल का एक विलेज है थाबंग, जहाँ पे लोगों को अगर हॉस्पिटल जाना हो तो 3 दिन चल के जाना पड़ता है टू गेट टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। इस चीज की वजह से बहुत सारी मेटर्नल डेथ्स हुई, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज टाइम पे हॉस्पिटल ही नहीं पहुंच पाई। लेकिन दूसरी तरफ वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर की बेटी इंस्टाग्राम पे अपने लैविश लाइफस्टाइल और इंटरनेशनल ट्रिप्स के बारे में पोस्ट करती है। नाउ सी इफ दे आर लिविंग अ गुड लाइफ, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस चीज से है कि ये पैसा उनका नहीं था, पैसा उन्होंने कमाया नहीं था, ये नेपाल की जनता का पैसा था। वो पैसा जो कंट्री की डेवलपमेंट, ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगना था, पॉलिटिशियंस के बच्चे उसे अपनी पार्टीज में उड़ा रहे थे। एंड इट वाज एन ओपन सीक्रेट। वहां पे सबको इस चीज के बारे में पता था, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। द मीडिया वाज सोल्ड आउट। गवर्नमेंट, एमपीज, जुडिशरी, जर्नलिस्ट सब करप्ट थे। द 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी वर क्रम्बल्ड, और लोगों के पास बची थी सिर्फ एक उनकी आवाज, एंड दे वर वॉइसिंग देयर ओपिनियंस ऑन द इंटरनेट थ्रू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे लगातार ये प्रॉब्लम्स हाईलाइट करी जा रही थी बाय द पीपल ऑफ नेपाल, लेकिन उनकी आवाज भी उनसे छीनने की कोशिश करी गई बाय बैनिंग 26 सोशल मीडिया एप्स, जिसके बाद प्रोटेस्ट शुरू हुआ। लेकिन यहाँ पे नेपाल सरकार की तो कोई गलती ही नहीं है, गलती तो सारी अमेरिका की है। अब जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो सभी यंग थे। देयर वर स्टूडेंट्स इन स्कूल यूनिफॉर्म। इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू देम, उनको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया। दे वर टैकल्ड वायलेंटली। टीयर गैस, रबर बुलेट्स, वाटर कैनन के अलावा उन पे गोलियां भी चलाई गई। 19 पीपल वर किल्ड इंक्लूडिंग चिल्ड्रन। अब इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट चीज क्या हो सकती है, और ऐसी कौन सी डेमोक्रेटिक कंट्री है जो बच्चों के ऊपर गोलियां चलाती है। दिस इंसिडेंट वाज सो पेनफुल दैट इट शुक द एंटायर नेशन। इसके बाद लोग सड़कों पे आए, वरना किसी में भी इतनी पावर नहीं है कि वो एक पूरी कंट्री के लोगों को सड़कों पे लाके खड़ा कर दे। इस इंसिडेंट के बाद प्रोटेस्ट बढ़ता ही चला गया, और इवेंचुअली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को रिजाइन करना पड़ा और अपनी जान बचा के भागना पड़ा चॉपर में। नाउ द बिग क्वेश्चन इज, क्या जो नेपाल में हुआ वो इंडिया में भी हो सकता है? क्योंकि इंडिया भी सेम ही प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। यहाँ पे भी वेल्थ गैप है, अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे है तो यहाँ पे भी है, पॉवर्टी वहाँ पे है तो यहाँ पे भी है, और करप्शन तो आप पूछो ही मत। E20 स्कैम, एग्जाम स्कैम, रेलवे स्कैम, वोट चोरी, ऐसी चीजों के बाद तो इट्स काइंड ऑफ ऑब्वियस कि करप्शन तो यहाँ पे भर भर के है। और अगर इन प्रॉब्लम्स को इग्नोर किया जाता है तो नो डाउट सिमिलर सिचुएशन इंडिया भी फेस कर सकता है। इट्स अ पॉसिबिलिटी। द रियल क्वेश्चन इज कि क्या ऐसा होना चाहिए इंडिया में? एंड आई वुड से एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि जब भी एक कंट्री की गवर्नमेंट कोलैप्स करती है, इट्स वेरी बैड फॉर द एंटायर नेशन। सबसे पहले तो ये इकोनॉमी के लिए बिल्कुल नहीं अच्छा। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी पीक करते हैं व्हेनेवर सच सिचुएशन हैपन। और दूसरी चीज, देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर, जिसका फायदा कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स उठा सकते हैं, व्हिच कैन लीड टू वायलेंस, रायट्स एंड अटैक ऑन माइनॉरिटीज। ऐसी सिचुएशन में बहुत ही ज्यादा आसान है देश को डिक्टेटरशिप की तरफ धकेलना और डेमोक्रेसी को खत्म करना, और आम लोग ही इससे सबसे ज्यादा सफर करते हैं। इसलिए सही ये होगा कि सिस्टम में रह के ही सिस्टम को सुधारा जाए, बिकॉज करप्शन इज स्टिल बेटर देन केओस। और हमारे पास काफी ऐसी बैड एग्जांपल्स हैं कंट्रीज की जिनमें ऐसी सिचुएशन हुई और वो इससे रिकवर नहीं कर पाए। बट आई डोंट वांट टू बी पेसिमिस्टिक। आई थिंक नेपाल ने कोलैप्स के बाद इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया, क्योंकि वहां पे इंटरिम गवर्नमेंट ऑलरेडी बन चुकी है। अभी वहां की जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है सुशीला कार्की, शी इज ऑल्सो द फर्स्ट women prime minister of Nepal. They have already taken the first step towards democracy. I was so relieved कि इन्होंने डेमोक्रेसी को चूज किया ओवर मोनार्की। बाकी आई होप कि वहाँ पे जल्दी से इलेक्शंस हो जाएं और नेपाल के लोग जैसे अच्छे लीडर्स डिजर्व करते हैं उन्हें वो मिले, so they can live a happy and peaceful life. That is all for today. बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं। Okay, bye.